हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा डिस्कशन अगेन मैच द फॉलोइंग पे है। हमने लास्ट क्लास में ये चीज बताई थी कि हम लोग मैच द फॉलोइंग पे अप्रॉक्स 50 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने 10 एमसीक्यूज पे डिस्कशन किया था और हमने बताया था कि ये जो सीरीज है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर सीयूईटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, उड़ीसा सीपीईटी, एचपीयू, किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करो, ये सारे एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो हमने 10 क्वेश्चंस पे डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में। अगर वो क्लास अभी तक आपने नहीं कवर की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ हम एक बार बता दें कि हमने फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज मतलब 2 क्लास जो डाली है इस सीरीज की, उसमें हमने आईटीआर फॉर्म्स के बारे में बताया है एंड क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज के बारे में बताया है, जो कि अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। तो वो क्लासेस जरूर से कवर कर लेना। हमने इस सीरीज के लिए ना क्या किया है कि प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग देखना। नाम है एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम इंपॉर्टेंट सीरीज, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर से कवर कर लेना, उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्सपायर्ड यूटिलिटी ऑफ अ फिजिकल एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड। नो डाउट यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो आपका फिक्स्ड एसेट है जब आपने उसको यूज किया तो कुछ ना कुछ उसमें नॉर्मल वियर एंड टीयर हुआ, ठीक है। तो जो एक्सपायर्ड यूटिलिटी है मतलब जितने का काम हो चुका है, जितने का एसेट यूज हो चुका है, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो नो डाउट बेटा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन, जो कि मेरे पास ऑप्शन थर्ड में दिया है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग द एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज क्वेरीज एक्सेट्रा। जब भी हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो टर्म हम लोग डेप्रिसिएशन नहीं यूज करते, हम लोग यूज करते हैं डिप्लीशन। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इंटैंजिबल एसेट। अच्छा, एक चीज याद रखेंगे कि हमारे पास दो तरह का फिक्स्ड एसेट होता है, एक टैंजिबल और एक इंटैंजिबल। जब आप टैंजिबल एसेट को डेप्रिशिएट करते हो मतलब उसकी जब वैल्यू को घटाते हो यूज करने की वजह से, तो उसको हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, डेप्रिसिएशन। बट ऑन द अदर हैंड जब हम इनटैंजिबल एसेट की बात करते हैं ना, इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू को जब हम घटाते हैं, राइट डाउन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन, ठीक। और लास्ट ऑप्शन है लॉस ऑफ यूजफुलनेस अराइजिंग फ्रॉम फैक्टर्स सच एज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन मेथड्स, चेंज इन मेथड डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्सेट्रा। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि क्योंकि मार्केट में कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया, या कोई प्रोडक्शन मेथड नया आया मार्केट में जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया। तो इस आउटडेटेड के लिए क्या टर्म यूज किया गया है, ऑब्सोलेंस। क्लियर। अब हम लोग यहां देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा कोड इसके लिए करेक्ट है। ए का करेक्ट आंसर क्या है हमारा 3, बी का करेक्ट आंसर है 4, सी का करेक्ट आंसर है 2 और डी का करेक्ट आंसर है 1। तो करेक्ट कोड हो जाएगा 3 4 2 1, जो कि देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में कहां दिया हुआ है। देखो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3 4 2 1, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पहला दिया इनकम इज मेजर्ड एंड फाइनेंशियल पोजीशन इज असेस्ड। यहां देखो अगेन क्या कह रहा है कि जब हम इनकम एक्सपेंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं या मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, तो ये कैसा मेथड हो गया, मैचिंग कंसेप्ट हुआ ना। क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट में यही कहा जाता है कि जो करंट ईयर का रेवेन्यू है अगर वो आपने बुक्स में दिखाया है तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो भी आप बुक्स में दिखाओगे, तभी आपका एग्जैक्टली आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हो, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्रूडेंस मेथड की बात करें या कंजर्वेटिज्म मेथड की, क्योंकि कंजर्वेटिज्म मेथड ये कहता है या प्रूडेंस मेथड ये कहता है कि अगर हमें पता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला है तो वो उसके लिए आज से प्रेपरेशन करते हैं। जैसे अगर मान लो आपको पता है कि डेटर से पैसा नहीं आएगा, मतलब नहीं आ सकता है, चांसेस है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं ना, है ना। तो ये प्रोविजन किसके लिए बनता है, डेटर्स के लिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें लॉस हो सकता है।
बट अगर हमें पता है कि फ्यूचर में किसी तरह का कोई प्रॉफिट होने वाला है, हमारी एक्सपेक्टेशन है, तो क्या हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं? कभी भी नहीं करते। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लो। अगर हमारे पास जैसे हमारा स्टॉक है, इस स्टॉक को हम हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। लेट्स से कॉस्ट प्राइस 10 है और मार्केट प्राइस 15 है। हमें दिख रहा है ना कि यहाँ 5 रुपीज का प्रॉफिट हो सकता है, तो भी हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते। हम ये मानते हैं कि जब प्रॉफिट रिलीज होगा, एक्चुअल में प्रॉफिट होगा, तभी हम बुक्स में उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? वैसे इस टॉपिक पे हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है, इसकी क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड भी कर दी है। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट लिखा है असेट्स आर डेप्रिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। यह कह रहा है कि आपने असेट को डेप्रिशिएट किया है किसके बेसिस पे? एक्सपेक्टेड लाइफ के बेसिस पे, ना कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट फॉलो करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बोलता है ना कि अगर ऑर्गेनाइजेशन बनी है जो कि बिजनेस कर रही है, तो नो डाउट उनका मोटिव क्या होगा कि वो अपने बिजनेस को लॉन्ग रन तक लेके जाए। आप कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपका मोटिव ये नहीं होता कि आज या कल में वो बिजनेस बंद हो जाए, है ना। हम क्या प्लान करते हैं कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, एंड क्योंकि वो इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, इसीलिए आप असेट को फिक्स्ड असेट और करंट असेट में डिस्ट्रीब्यूट करो। अदरवाइज को सोचो कि करंट ईयर का जो भी खर्चा होता, करंट ईयर की जो भी इनकम होती, वो तो हम पीएल में दिखा करके खत्म कर देते ना। रीजन बीइंग हमें पता होता कि नेक्स्ट ईयर हमारा बिजनेस नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो अगर हमारे फिक्स्ड एसेट की लाइफ 5 इयर्स है, तो हम उसको डिप्रिशिएट भी किसके बेसिस पे करते हैं? जनरली 5 इयर्स के बेसिस पे। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिर्फ यही है क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, अगले 5 साल तक हमारा बिजनेस चलेगा, तो इसीलिए हम धीरे धीरे करके उसको राइट ऑफ करते हैं, ना कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और हमारा लास्ट पॉइंट दिया हुआ है द कंपैरिजन ऑफ वन अकाउंटिंग पीरियड विद दैट इन द पास्ट इज पॉसिबल। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो नो डाउट यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट की। क्योंकि आप यहाँ पे क्या कह रहे हो कि आपको कंसिस्टेंट रहना है ना। कह रहा था कंपैरिजन, कंपैरिजन तभी ना पॉसिबल है जब आप कंसिस्टेंट हो किस चीज को लेकर के। जैसे मान लो आपने डिप्रिसिएशन का कोई मेथड यूज किया, फर्स्ट ईयर आपने एसएलएम यूज किया, तो हम ये मानेंगे कि सेकंड ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करोगे। अगर फर्स्ट टाइम एसएलएम यूज किया, नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडीवी मेथड यूज किया, तो क्या इसके बेसिस पे आप कभी भी कंपैरिजन कर पाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस शो करेगा उसमें कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग कि आपने अलग अलग मेथड्स यूज किए। ठीक, तब ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ए, बी, सी, डी। ए का करेक्ट आंसर तो मैचिंग कंसेप्ट था, बी का करेक्ट आंसर था थर्ड कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, जिसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? प्रूडेंस के नाम से भी जानते हैं। थर्ड का करेक्ट आंसर था गोइंग कंसर्न, दैट इज सेकेंड, और लास्ट का करेक्ट आंसर है 1। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 4 3 2 1। अगेन हम बता दें कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट पे हमने डिटेल लेक्चर डाला हुआ है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो ये क्लास जरूर से आप लोग कवर कर लेना। इसका करेक्ट आंसर है 4 3 1 2, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो हमारे पास पहला दिया हुआ है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, सीईएस, प्रोडक्शन फंक्शन, डुओपोली मॉडल एंड किंग डिमांड कर्व। सीईएस, सीईएस का फुल फॉर्म है कांस्टेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहां आपको बताना है ना कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो देखो सबसे पहला है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, जो कि किसका कॉन्सेप्ट है? लिवेंटिव का। यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक थी, हमने उसको करेक्ट कर दी है। आप लोग भी अगर पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहां कहीं नोट डाउन कर लेना करेक्ट स्पेलिंग। देन सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है बाय एरो एंड चेनरी, मिन्हास एंड सोलो। यहाँ ना ये इन दोनों लोगों का नाम मेंशन नहीं था, तो हमने नाम मेंशन कर दिया है एरो, चेनरी, मिन्हास, सोलो। जो भी एग्जाम में आएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर करेक्ट चूज कर सकते हो। देन डुओपोली मॉडल की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कॉर्नॉट के थ्रू, और किंग डिमांड कर्व नो डाउट सबको पता है कि स्विजी कॉन्सेप्ट है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा थर्ड। अब देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा ए बी सी डी का। ए का करेक्ट आंसर है 2, बी का करेक्ट आंसर है 1, सी का करेक्ट आंसर है 4 और डी का करेक्ट आंसर है 3। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 2 1 4 3, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इनकरेज क्रेडिट फॉर डिजायरेबल यूज, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, बैंक रेट।
अभी हमने पहले ही बता दिया था कि हमने सीरीज की जो सेकंड क्लास अपलोड की वो क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड है, वहां हमने ये सारे टॉपिक्स बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो क्लास जरूर से कवर कर लेना, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ जाएंगे। देखो अगर हम लोग सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो हमने पहले बताया हुआ है कि हमारे पास दो तरह के क्रेडिट कंट्रोल मेथड होते हैं, पहला है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल बेसिकली क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड है, ठीक। और अगर हम गिवन ऑप्शन में देखें तो हमारे पास क्वालिटेटिव दिया हुआ है मार्जिन वेरिएशन, हमने मार्जिन वेरिएशन पे भी डिटेल डिस्कशन किया था, ठीक है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेरिएशन इन मार्जिन। नेक्स्ट है इनकरेज क्रेडिट फॉर डिजायरेबल यूज। इनकरेज करना, तो इनकरेज आप कब कर रहे हो, किस केस में कर रहे हो, जब आप उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आप मार्केट से उधार ले रहे हो तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। देन क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, नो डाउट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीआरआर, क्योंकि क्वांटिटेटिव में हमने बताया था कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आएगा। और बैंक रेट क्या है, एक तरह का रीडिस्काउंटिंग रेट। बैंक रेट क्या है हम फिर से यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं कि अगर हम बैंक रेट की बात करें तो हमें पता है कि दो तरह के बैंक होते हैं, एक तो होता है बेटा कमर्शियल बैंक और एक होता है सेंट्रल बैंक, और एक होते हैं हम लोग कौन है, पब्लिक। अब मान लो हम लोग को पैसे की जरूरत हुई, हमें लोन की जरूरत है, तो क्या हम आरबीआई सेंट्रल बैंक से पैसा लेंगे, नहीं। हमें पैसा कौन देता है उधार, कमर्शियल बैंक देता है। और जब कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो वो किसके पास जाती है, वो सेंट्रल बैंक के पास जाती है, ठीक है। अब यहाँ अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से पैसे उधार ले रही है, लोन ले रही है, तो फ्री में तो सेंट्रल बैंक बिल्कुल भी लोन नहीं देने वाला, वो कुछ ना कुछ तो चार्ज करेगा अगेंस्ट द लोन, और वो जो चार्ज करता है ना उसी को हम लोग कहते हैं बैंक रेट, ठीक। अब मान लो सेंट्रल बैंक ने 10% बैंक रेट रखा, अब कमर्शियल बैंक ने पैसे उधार लिए, लोन लिया, और वही लोन उसने पब्लिक को दे दिया, क्योंकि हमें पैसे की जरूरत थी, हम कमर्शियल बैंक के पास गए, कमर्शियल बैंक ने वही पैसा हमें लोन के फॉर्म में दे दिया। तो अगेन वो भी हमें फ्री में नहीं देते हैं, वो हमसे क्या चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। और वो हमसे कम यहाँ 12% चार्ज करेंगे, क्यों, क्योंकि उनको उसी पैसे पे 10% लौटाना है सेंट्रल बैंक को, तो वो एक्सेस ही हमसे चार्ज करेंगे, सो दैट यहाँ 2% का उनका फायदा हो जाए। क्लियर। तो जो रेट सेंट्रल बैंक चार्ज करता है कमर्शियल बैंक से उसको हम कहते हैं बैंक रेट, और जो रेट कमर्शियल बैंक चार्ज करता है पब्लिक से उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट। क्लियर। तो इसे क्रेडिट कंट्रोल कैसे हो सकता है, बहुत सिंपली कंट्रोल हो सकता है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में क्रेडिट कंट्रोल करने की जरूरत है तो वो बैंक रेट बढ़ा देंगे, अगर उन्होंने बैंक रेट बढ़ाया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करेंगे कि क्रेडिट कम से कम लेना प्रेफर करेंगे। एंड जिस इसका वाइस वर्सा होगा, अगर क्रेडिट बढ़ाना है ये 10% वो 5% कर देंगे, अगर बैंक रेट 5% हो गया तो इंटरेस्ट रेट भी 8% हो जाएगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज हम बात कर रहे हैं कि अगर ये 8% हो जाएगा तो लोगों को लगेगा कि लोन सस्ता हो गया, तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेना प्रेफर करेंगे। क्लियर। इसी को हम कहते हैं बैंक रेट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वैसे बाकी पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट और इसका डिटेल नोट्स आपको सेकेंड क्लास में मिल जाएगा, जो कि सीरीज की है। तो देखो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd, बी के लिए करेक्ट ऑप्शन है 1, सी के लिए करेक्ट ऑप्शन है 2 और डी के लिए करेक्ट ऑप्शन है 4। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 3 1 2 4, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास पहला दिया हुआ यूटिलिटेरियन अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, प्राइस कंजम्पशन कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। देखो यूटिलिटेरियन अप्रोच की बात करें तो बेसिकली यहाँ यूटिलिटी की बात हो रही है, और यूटिलिटी मतलब क्या हो गया, जो हमें बताता है कि मैक्सिमम हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। यूटिलिटी मतलब क्या होता है कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो यूटिलिटेरियन अप्रोच के लिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है यूटिलिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट इज एक्स एंड वाई, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो गया 3rd। ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच ये बताता है कि जो कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस हैं उनको आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय गिविंग देम रैंक, या आप कह सकते हो कि उनको आप प्रेफरेंसेस दे सकते हो रैंक के बेसिस पे, बट आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। और ऐसा ही और कहाँ होता था, इंडिफरेंस कर्व में होता है ना। तो अगर हम ऑर्डिनल अप्रोच की बात करें तो ऑर्डिनल अप्रोच किसको यूज करता है, इंडिफरेंस कर्व को तो यूज करता है।
प्रेफरेंसेस चेक करने के लिए, ठीक है। और इंडिफरेंस कर्व बेसिकली किससे रिलेटेड होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हमने बताया भी था कि अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या होता है? दो प्रोडक्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसपे हर एक कंज्यूमर का जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो कंसिस्टेंट रहेगा। मतलब अगर मान लो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है तो इस पे मान लो ये 3 पॉइंट है, तो इन तीनों पॉइंट पे आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रहेगा, ठीक है। तो दो प्रोडक्ट की बात हुई। एंड यहाँ पे ये बोला जाता है ना कि अगर आपको एक प्रोडक्ट का यूनिट इंक्रीज करना है तो नो डाउट दूसरे प्रोडक्ट का यूनिट जो है डिक्रीज करना होगा, ठीक। इसीलिए हमने टर्म यूज किया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर कार्डिनल अप्रोच दिया होता तब हम लोग यूज करते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। प्राइस कंजम्पशन कर्व पीसीसी का मतलब क्या होता है कि बंडल ऑफ गुड्स, मतलब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह रहे हैं कि एक ऑप्टिमल बंडल ऑफ गुड्स हमारा होता है जिसपे हम सेटिस्फाइड होते हैं, बट उस बंडल को भी हमें चेंज करना पड़ता है कब? जब उन गुड्स की प्राइसेस चेंज होती है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग तीन चीजों का यूज करते हैं। पहला, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दूसरा बजट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और तीसरा इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इसका कर्व बनाने के लिए। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बजट लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। और लास्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि सिंपल है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या है? MUX डिवाइडेड बाय PX इज इक्वल टू MUY डिवाइडेड बाय PY। इसको हम लोग लिख सकते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ XY इज इक्वल टू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ YX, है ना, जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 में दिया है। तो करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं, ABCD। ए का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3rd, बी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1, सी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और डी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 3 1 2 4। देख लेते हैं ये कहां गिवन है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सी 3 1 2 4। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, ठीक है। देखो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड ये सिर्फ मोनोपोली है, ठीक। देखो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सबको पता है कि अगर हम लोग टूथपेस्ट में भी बात करें तो सिर्फ कोलगेट की बात होती है, ठीक। परफेक्ट कंपटीशन मतलब क्या कि आप भी कोलगेट सेल कर रहे हो, हम भी कोलगेट सेल कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं और जो प्राइस होती है ना इसकी फिक्स होती है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल प्रोडक्ट। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम कोलगेट की बात नहीं करते, हम कंप्लीटली टूथपेस्ट की बात करते हैं। तो टूथपेस्ट में तो कोई कोलगेट सेल कर रहा है, कोई पेप्सोडेंट सेल कर रहा है ना, कोई डाबर का टूथपेस्ट सेल कर रहा है। तो सिंपली वहां पे क्या होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, चाहे टेस्ट के फॉर्म में, चाहे कलर, चाहे पैकेजिंग, किसी भी तरीके से वहां चेंजेस आते हैं। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। देन ओलिगोपोली की बात करें तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डोमिनेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, क्योंकि वहां पे 2 to 10 सेलर होते हैं जो कि पूरे मार्केट की कवरेज की बात करते हैं। लास्ट ऑप्शन मोनोपोली है। तो मोनोपोली में सबने प्राइस डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसमें आप एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग लोगों से अलग अलग चार्जेस करते हो, ठीक है। जैसे रेलवे में ही देख लो कि सीनियर सिटीजन के लिए जो रेट है टिकट का वो अलग है ना, और बाकी पर्सन के लिए, बाकी सिटीजन्स के लिए रेट अलग है। तो आप क्या कर रहे हो? सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हो अलग अलग कस्टमर से। तो ऐसा कहाँ पॉसिबल है? सिर्फ मोनोपोली में, ठीक। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है 4, बी के लिए करेक्ट ऑप्शन है 3, सी के लिए करेक्ट ऑप्शन है 2 और डी के लिए करेक्ट ऑप्शन है 1। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 4 3 2 1, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 4 3 2 1। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे एम्प्लॉइज को ना मल्टीपल मैनेजर्स को इन्फॉर्म करना होता है, रिपोर्टिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एज वेल एज ऑन द प्रोडक्ट। तो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नॉट अ होमोजीनियस एंड कॉम्पैक्ट ग्रुप, क्योंकि हमें पता है कि ना तो ये कॉम्पैक्ट ग्रुप है ना ही होमोजीनियस ग्रुप है। रीजन भी कि यहाँ पे आपको मल्टीपल लोगों को, एक मैनेजर्स को रिपोर्ट करना होता है। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जैसे आपने अथॉरिटी डेलीगेट की तो नो डाउट ये ऑफर करेगा एक्सपर्ट एडवाइस,
क्यों? क्योंकि आपने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की तो आप तो फ्री हो गए ना, तो कहीं ना कहीं आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम होगा कि आप दूसरी चीजों पे फोकस कर पाओ। देन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये मैनेजमेंट का बैकबोन है। एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। देखो, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो नो डाउट ये डे टू डे एक्टिविटीज को कंट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक प्रॉपर चेन को फॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए ना इसको बैकबोन ऑफ द मैनेजमेंट माना जाता है। एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में दो चीजें होती है, फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो अगर हम लोग फॉर्मल की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है प्रॉपर वर्क कराने के लिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट, ए बी सी डी का ए का करेक्ट आंसर है 2, बी का करेक्ट आंसर है 1, सी का करेक्ट आंसर है 4, डी का करेक्ट आंसर है 3। तो करेक्ट सीक्वेंस हो गया 2 1 4 3, जो कि ऑप्शन में देख लेते हैं कहां गिवन है। 2 1 4 3 है इसका करेक्ट कोड। देखो, इसका करेक्ट कोड दिया हुआ है डी में 2 1 4 3, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैनेजमेंट से ही रिलेटेड है। देखो, सबसे पहला दिया हुआ है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग के लिए इसमें करेक्ट ऑप्शन दिया, यूज द क्राइटेरिया एंड मेजर्स डेवलप फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर्स एंड प्लेसमेंट। मैन पावर प्लानिंग आप कैसे करोगे? नो डाउट उनको अपॉइंट करके, रिक्रूट करके, सेलेक्ट करके। तो ये इस ऑप्शन में दिया हुआ है, यूज द क्राइटेरिया एंड मेजर्स डेवलप फॉर सिलेक्शन प्रोसीजर्स एंड प्लेसमेंट। देन सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट की बात हुई है तो इसके लिए करेक्ट आंसर है एज मैन पावर नीड्स बेस्ड ऑन द पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज ऑफ द कंपनी ट्रेंड। आप जब भी लोगों को अपॉइंट करते हो ना, तो कंपनी को ऐसे कंपनी ऐसे रैंडमली अपॉइंट नहीं कर लेती एम्प्लॉइज को। वो क्या करती है ना कि पहले ये चेक करती है कि कंपनी की क्या पॉलिसीज है, क्या स्ट्रैटेजी है, कितने लोग आपको चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो जब भी सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट होता है तो इस बेसिस पे होता है कि कंपनी की पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज क्या है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट एंड एडवांसमेंट। देखो, रीइंफोर्समेंट की बात करें तो ये पॉजिटिव तरीका है, जैसे आपको रिवॉर्ड्स दे करके आपसे आपका 100% सर्व कराना। अब आपने ऑर्गेनाइजेशन को जिस भी पर्पज से ज्वाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि आपको ये पॉजिटिव रिवॉर्ड्स दे करके सिंपली मोटिवेट करती है कि आप अपने डे टू डे एक्टिविटीज को 100% एफिशिएंसी के साथ करो। ठीक, बट एडवांसमेंट का मतलब ये नहीं होता। एडवांसमेंट का मतलब क्या होता है? जहां ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रमोट करती है, मतलब वो आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, ठीक है, सो दैट आप अपनी 100% एफिशिएंसी से वर्क करो। और अगर आप अपना बेस्ट सर्व कर रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रमोट भी करेगी हायर लेवल पे। तो रीइंफोर्समेंट एंड एडवांसमेंट बेसिकली किससे रिलेटेड हो गया? प्रमोशन से। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन रिलेटेड हो गया जॉब एनालिसिस से। देखो, अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो ये जॉब एनालिसिस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। क्योंकि अगर जॉब एनालिसिस की बात करें ना तो ये डिफाइन करता है कि बेसिकली आपका वर्क क्या है, आपके टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस भी आप पर्टिकुलर फर्दर पोजीशन पे आपको पॉइंट किया जा रहा है, उस पर्टिकुलर पोजीशन की टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। और इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब क्या हो गया कि आपकी वेज सेटिंग कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं वो किससे रिलेटेड है? जॉब एनालिसिस से रिलेटेड है ना। तो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इनडायरेक्टली रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी का। ए का हो गया थर्ड, ये थर्ड है, बी का हो गया 4, सी का हो गया 1 और डी का हो गया 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2। यहां पे करेक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 4 1 2। करेक्ट ऑप्शन होगा बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी के लिए ऑप्शन देखते हैं। सम पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर वेस्टेड विद प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमने अभी बताया था कि अगर हम लाइन अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी की बात करें, दैट इज लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां यही होता है कि वो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं। एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी, बेसिकली जो प्राइमरी सोर्स है, मतलब जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड काम है, वो उनके पास होता है। तो लाइन अथॉरिटी के लिए करेक्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ही है, सम पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर वेस्टेड विद प्राइमरी सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अच्छा, नेक्स्ट देखो, स्टाफ अथॉरिटी। Some people in an organization have legitimate right to expert influence on others. Independent formal authority.
some people have right to control activities of other department as they related to specific staff. Yes, अगर हम स्टाफ अथॉरिटी की बात करें या स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें बेसिकली यही होता है कि आप बाकी डिपार्टमेंट्स के काम को भी या बाकी डिपार्टमेंट्स के स्टाफ को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। देन फंक्शनल के लिए अगर हम देखें तो फंक्शनल के लिए दिया था सम पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव लेजिटिमेट राइट टू एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स। यहाँ आप बेसिकली फंक्शन से रिलेटेड हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होगा वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्ट वाइज नहीं हो रहा है, वो फंक्शन वाइज हो रहा है। जैसे सेल्स का काम अलग हो गया, परचेज का काम अलग हो गया, तो अलग अलग फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सम पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैव लेजिटिमेट राइट टू एक्सपर्ट इन्फ्लुएंस टू अदर्स। यहाँ आपके पास ये राइट है कि आप बाकियों को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एंड फॉर्मल अथॉरिटी के लिए हो जाएगा सम पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन लैक इंडिपेंडेंट फॉर्मल अथॉरिटी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी सी डी। ए का करेक्ट ऑप्शन था 1, बी का करेक्ट ऑप्शन है 4, सी का करेक्ट ऑप्शन था 2 और डी का करेक्ट ऑप्शन है 3। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 1 4 2 3 जो हमारे पास ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बेसिकली हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। ये भी अगेन बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ट्रेनिंग मेथड्स, ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनर। अगर ट्रेनिंग मेथड्स की बात करें तो मेथड्स दिया हुआ है लेक्चर्स एंड फिल्म्स, इनके थ्रू आप ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफिकेशन, क्वेश्चन आयर एंड इंटरव्यू मेथड। क्योंकि देखो ट्रेनिंग में अगर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है तो नो डाउट आप क्वेश्चन आयर फॉर्म फिल कराओ सो दैट आपको ये पता चल पाएगा ना कि जिसने आपसे ट्रेनिंग ली है, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, वो आपके पॉइंट को क्लियरली समझ भी पा रहे हैं या नहीं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है या नहीं। वो क्वेश्चन आयर एंड इंटरव्यू मेथड में सारी चीजें क्लियर कर देंगे। देन ट्रेनिंग की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो अपने एम्प्लॉइज को तो आपका मोटिव तो यही होता है ना कि जो भी पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करे वो अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर सके। एंड लास्ट है ट्रेनर। ट्रेनर कैसा होना चाहिए? एकदम मैच्योर एंड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि अगर ट्रेनर अच्छा होगा तभी वो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर पाएगा। ठीक है, तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या होगा देख लेते हैं। ए बी सी डी। ए का करेक्ट आंसर है 4, बी का करेक्ट आंसर है 3, सी का है 2 और डी का है 1। करेक्ट सीक्वेंस हो गया 4 3 2 1 जो कि शायद ऑप्शन डी में दिया है। देख लेते हैं। देखो 4 3 2 1 दिया है ना ऑप्शन डी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 4 3 2 1। ठीक, अगेन देखो यहाँ हमने 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में फर्दर 10 एमसीक्यूज डिस्कस करके मैच द फॉलोइंग की ये जो क्लास है सीरीज है कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक रिक्वेस्ट की है कि मैम आप रिलेशनशिप शेयर करो ऑफ कॉस्ट। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का क्या रिलेशन है, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट का क्या रिलेशन है। तो उस टॉपिक पे भी ना बहुत जल्दी एक क्लास ड्राफ्ट कर देंगे, इसी सीरीज का पार्ट बना देंगे सो दैट ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए एकदम क्लियर हो जाए एंड नो डाउट एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक चाहिए जो कि हमें अपलोड करना है तो वो जरूर से आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अच्छा, यहाँ हम एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे कि हमने CUET, HPU, ओडिशा CPET एज वेल एज जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल ऑलरेडी लॉन्च कर दिया हमारे ऐप पे। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली हमारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी या कोई भी क्वेरी होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे करने कर सकते हो, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। अब क्योंकि CUET के लिए तो नो डाउट बहुत कम टाइम पीरियड लेफ्ट है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो सो दैट आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाए। होता क्या है ना कि जब हम लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं हमारी क्या गलती है, कहाँ हम लैक कर रहे हैं, हमें पता चल जाता है। तो टेस्ट सीरीज का आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलेगा कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक है ना, इसकी क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, और बहुत सारे MCQs की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अगर इंटरेस्टेड होगे तो जरूर से कॉन्टैक्ट करना। एंड इसके अलावा जो भी क्लासेस हैं जैसे कि जामिया से रिलेटेड, HPU से रिलेटेड या उड़ीसा CPET, सबके एग्जाम में भी टाइम है, तो आप लोग उसकी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज क्लासेस जरूर से परचेज करो सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स की बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए। क्योंकि ना हमने जो क्लासेस अपलोड की है वहाँ वो बिल्कुल भी समरी फॉर्म में नहीं है, वहाँ हमने हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज का भी आपको PDF डिस्कशन सेशन क्लास सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा।
अब अगर चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आज की क्लास यूजफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।